नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशन के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको अव्यय या अभिकारी शब्द के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इनको समझेंगे कि ये क्या होते हैं। और हम आशा करते हैं कि आप सभी जो हैं हमारी वीडियो देखकर कुछ न कुछ इसका फायदा ले रहे हैं। आप लगातार वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जान पहचान में जितने भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके मिलने जुलने वाले हैं, उन तक इसको जरूर शेयर करें। हम अपना समय ज्यादा नहीं लेते हुए जल्दी से जल्दी अपने टॉपिक पर आते हैं। ये यदि आप स्कूल एजुकेशन की बात करें, कॉलेज एजुकेशन की बात करें, कंपटीशन एजुकेशन में जाएं, आप कंपटीशन की कोई तैयारी कर रहे हैं तो आपको अव्यय, अभिकारी और विकारी शब्दों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसमें आज हम अव्यय पढ़ेंगे, अव्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अव्यय कौन कौन से होते हैं उनको भी पढ़ेंगे, अव्यय क्या होते हैं इनको भी अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय के लिए अपन को देखिए, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, एक होता है ए और एक है व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च करना और इसका मतलब होता है बिना। ए हमेशा रहित के लिए आता है। व्यय का मतलब होता है खर्च करना। माना कि आज मैं इसको आपको अव्यय शब्द को एक पैसे की दृष्टि से यदि अपन देखें, माना कि मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है। माना कि मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है। यदि उसमें 100 रुपए के नोट को मैं उसमें से 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए यदि उसमें से मैं खर्च कर देता हूं तो वो 100 रुपए का जो मेरा नोट है वो परिवर्तित हो जाएगा, मतलब वो नोट बदल जाएगा। मैं 100 रुपए का नोट किसी को दूंगा, उसमें से 50 रुपए का मैं सामान लूंगा तो वो मुझे 50 रुपए वापस करेगा, मतलब मेरा 100 का नोट 50 रुपए में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन यदि मैं इसको व्यय नहीं करता हूँ, मतलब अव्यय रह जाता है, मैं इसको व्यय नहीं करता हूं तो मेरे पास 100 रुपए का जो नोट है वो जैसा मेरे पास पहले था वैसा ही नोट मेरे पास में रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंजेस, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। ये होता है आपका अव्यय। अब इसको अपन यदि यहाँ पर देखें अपन की हिंदी में यदि अपन देखें तो हमारी हिंदी में क्या है कि कुछ व्याकरणिक कोटि जो है, कुछ व्याकरणिक कोटि है। हमारी हिंदी में कुछ व्याकरणिक कोटि हैं। ये व्याकरणिक कोटि जो होती हैं हमारी जो जब वाक्य में आपको कोई भी शब्द आप लिखोगे तो ये व्याकरणिक कोटि जो है वो अन्य शब्दों को ये क्या करती है, अपने अनुसार परिवर्तित करती है, अपने अनुसार ये बदलने का प्रयास करती है। अब आपको ये देखना है सबसे पहले कि व्याकरणिक कोटि कौन कौन सी होती है। जैसे माना कि आपका काल है ना, पुरुष है, जैसे आपका लिंग, वचन, कारक। मुख्य रूप से आपकी ये 5 चीज ऐसी हैं, इनको अपन को ध्यान में रखना है। ये क्या करती हैं कि ये वाक्य में यदि आपने कोई भी वाक्य माना कि वर्तमान काल में लिखा, भूतकाल में लिखा, भविष्य काल में लिखा, और यदि उस वाक्य के काल को आप चेंज करेंगे तो ये काल जो है वो खुद के साथ में अन्य शब्दों को भी क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा, ये उनको परिवर्तित कर देगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो परिवर्तित नहीं होंगे और कुछ शब्द ऐसे हैं जो परिवर्तित हो जाएंगे। यही चीज बस अपन को यहाँ पर समझनी है और कुछ अपन को नहीं समझना है। आपने यदि किसी भी वाक्य के अंदर किसी भी सर्वनाम का किसी शब्द का आपने पुरुष चेंज कर दिया। हिंदी में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। यदि उत्तम पुरुष में वाक्य लिखा गया और आपने उसको मध्यम पुरुष में परिवर्तित किया तो ये पुरुष जो है वो अन्य शब्दों को क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा, या कुछ शब्द ऐसे होंगे जो इससे परिवर्तित नहीं होंगे। कहने का मतलब ओवरऑल ये रहा कि हमारा जो वाक्य होता है उस वाक्य में यदि इनमें से हम कुछ भी परिवर्तित करते हैं और यदि इनका प्रभाव कुछ शब्दों पर होता है और कुछ शब्दों पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं होता है, तो ये 2 चीज आपको समझनी है।
तो इन पांचों का यदि किसी शब्द के ऊपर प्रभाव हो रहा है, मतलब इनके अनुसार वो बदल रहा है, तो वो विकारी शब्द होते हैं। और जो इनके प्रभाव से नहीं बदल रहा है, इनके प्रभाव से वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो वो आपका अविकारी शब्द या अव्यय शब्द आपके कहलाते हैं। जैसे यदि माना कि मैं यहाँ पर एक आपका एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं कि लड़का तेज चलता है। मैं यहां पर एक एग्जाम्पल और लिखूंगा, लड़की तेज चलती है। एक एग्जाम्पल अपन यहां पर और लेते हैं, लड़के तेज चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक ही सेंटेंस को तीन प्रकार से लिखा है, आप इसको और प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं। आप तीनों प्रकारों में देख रहे हैं कि सबसे पहले मेरा जो सेंटेंस लिखा था उसमें कर्ता पुल्लिंग था, वो तेज चलना ये क्रिया है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कर्ता को पुल्लिंग से मैंने इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया। किसमें परिवर्तित कर दिया? स्त्रीलिंग में। मतलब मैंने इसका लिंग परिवर्तन किया, लिंग परिवर्तन किया। तो आप देख रहे हैं कि तेज जो शब्द है वो पुल्लिंग के साथ भी तेज था, स्त्रीलिंग के साथ भी तेज है, और लड़का लड़की जो लड़का है वो लड़की शब्द में परिवर्तित हो गया, तेज परिवर्तित नहीं हुआ, और चलता है ये चलती है में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि ये जो शब्द है ये चेंज हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंज हो रहे हैं ये विकारी है, ये अविकारी है, और ये भी आपका विकारी है। आपको केवल यही चीज समझनी है कि जो शब्द इनके प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं वो विकारी है, और जो परिवर्तित नहीं होते हैं वो आपके शब्द अविकारी है। अब मैंने देखो इस लड़के को यहाँ से ये एक वचन था, और एक वचन से मैंने इसको बहुवचन बना दिया, तो ये लड़का के स्थान पर लड़के हो गया, लेकिन तेज में अब भी कोई परिवर्तन नहीं है, और ये चलते हो गया। देखो यहाँ पर चलता, यहाँ पर चलते, यहाँ पर चलते, यहाँ पर लड़का, यहाँ पर लड़के, यहाँ पर लड़के। तो ये विकारी हो गया, ये विकारी हो गया, ये आपका अव्यय हो गया, ये अविकारी हो गया। तो मुझे लगता है कि आप विकारी और अविकारी शब्द को आप आसानी से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर अपन को जो है अव्यय की, यदि अपन अव्यय पढ़ रहे हैं तो अव्यय की कोई डेफिनेशन आपसे पूछता है, कोई परिभाषा आपसे पूछता है, तो आपको सीधा सा एक ये 5 नाम याद रखने हैं कि जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष इनसे प्रभावित होकर बदल जाता है वो विकारी है, और इनसे प्रभावित होकर जो नहीं बदलता है वो आपके अविकारी है। इतनी सी बात अपन को ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर कौन बात आती है कि कौन कौन से शब्द विकारी है, कौन कौन से शब्द अविकारी है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो अव्यय है जो नहीं बदलते हैं, विकारी बदलते हैं, तो जो बदलते हैं, देखिए संज्ञा बदलती है, सर्वनाम बदलते हैं, विशेषण बदलते हैं, क्रिया बदलती है। 4 चीजें, 4 टॉपिक व्याकरण के ऐसे हैं जो इनके प्रभाव से परिवर्तित होते हैं, उनको विकारी कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो परिवर्तित नहीं होते, जैसे देखिए क्रिया विशेषण नहीं बदलते, समुच्चय बोधक नहीं बदलते, संबंध बोधक नहीं बदलते, विषय बोधक शब्द नहीं बदलते हैं, आपके निपात नहीं बदलते हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे शब्द आपके अव्यय शब्द या अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो हम आज अव्यय के बारे में पढ़ेंगे, अव्यय शब्दों को अपन पढ़ेंगे, और विकारी के लिए भी मैं एक अलग से आपको वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। उसमें से भी हमने एक विशेषण का जो है वीडियो अपलोड कर दिया है, विशेषण जो है विकारी होते हैं। और यहाँ पर अपन को एक छोटी सी बात मैं और बताऊंगा कि किसी प्रकार का कोई आप कंफ्यूजन नहीं करें, विशेषण के बारे में आपको हर जगह नई चीज मिलेगी। ये होते विकारी है, लेकिन कुछ विशेषण अविकारी भी होते हैं, ये अपने दिमाग में बिठा के रखें। और कौन से विशेषण अविकारी होते हैं ये भी आप दिमाग में बिठा रखें। यहाँ पर आप एक छोटा सा नोट आप अपने पास में रख सकते हैं कि अकारांत विशेषण जो होते हैं, अकारांत विशेषण ये अव्यय होते हैं। ये कैसे होते हैं? अव्यय होते हैं। बाकी के जितने भी विशेषण हैं वो सारे विशेषण जो है परिवर्तित होते हैं, और सभी विशेषण आपके विकारी के अंदर आते हैं।
और विशेषण टॉपिक को हम विकारी के अंदर ही पढ़ते हैं, लेकिन ये विशेषण अकारांत ऐसे जो परिवर्तित नहीं होते। अब अपन के टॉपिक पर आते हैं अव्यय पर। अविकारी शब्दों को अपन एक एक करके पढ़ेंगे, 5-6 हैं, थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर एक जगह ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, एक जगह अपन इन चीजों को पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे क्रिया विशेषण की। सबसे पहले बात करेंगे हम क्रिया विशेषण। देखिए विशेषण हम पढ़ चुके हैं, विशेषण की वीडियो आपको अपलोड हो गई है और आपने पढ़ भी लिया होगा। तो विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताना। विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषता बताना। यहाँ पर विशेषण से पहले एक क्रिया शब्द जुड़ा हुआ है। आप बताइए ये क्रिया है, ये विशेषता बता रहा है। तो यदि आपसे कोई डेफिनेशन इसकी पूछता है, आपको कहाँ रटने की आवश्यकता है? आप रटेंगे नहीं उसको, आपको डायरेक्ट उसको जवाब देना है कि भाई क्रिया की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं, क्योंकि विशेषण विशेषता बताते हैं, उससे पहले हमने क्रिया शब्द लगाया हुआ है। तो ये हो गए आपके क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये आपकी हो गई परिभाषा। एक इसमें भी जैसे हमने विशेषण में पढ़ा था प्रविशेषण, इसी प्रकार क्रिया विशेषण में भी एक प्रक्रिया विशेषण होता है। तो प्रक्रिया विशेषण जो है, जिस प्रकार हम विशेषण में लिखते हैं कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्द प्रक्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्लियर है? प्रक्रिया विशेषण क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। बिल्कुल क्लियर है? अब अपन आते हैं बात इनकी विशेषण के प्रकार। तो ये क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। ये कितने प्रकार होते हैं भैया? 4 प्रकार होते हैं। आपको ज्यादा कुछ बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, आपको ये बहुत सीधे हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण पहला, कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का मतलब होता है यहाँ पर समय, वाचक का मतलब होता है बोध, समय वाचक का मतलब हो गया बोध कराना। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताएंगे, मतलब ये जो समय बताएंगे वो किसका बताएंगे? क्रिया का। आपके सामने जो नाम लिखा गया है कालवाचक क्रिया विशेषण, आपको नाम से ही ये पहचान लेना है कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, इसके अंदर क्या आ सकता है। तो काल मतलब समय, वाचक मतलब बोध कराना, क्रिया मतलब क्रिया, विशेषण मतलब विशेषता बताना। ऐसे शब्द जो क्रिया का क्या बताएं? समय बताएं। ऐसे शब्द जो क्रिया का क्या बताएंगे? समय बताएंगे। क्रिया का समय, अब समय से मतलब जैसे आप समझ रहे हैं कि भाई 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे, तो ये क्रिया का समय इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आता है। एक समय का एक ऐसा मतलब एक ग्रुप समूह मान सकते हो आप उसको, एक एवरेज टाइम मान सकते हो आप उसको, वो टाइम इसके अंदर आते हैं। जैसे यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जैसे माना कि इसमें कैसे कैसे समय आ सकते हैं। जैसे आएगा आपको आज, अब देखिए आज एक समय है कि आज ये कार्य होना है। आज के साथ में कल आ गया है ना, कल जैसे आ गया आपको सुबह, जैसे आ गया आपको शाम, जैसे आ गया आपको दोपहर, जैसे आ गया आपको रात। ठीक है ना? ऐसे समय यदि आपको कुछ भी कहीं पर भी आपको दिखे तो ये आप प्रतिदिन आ जाए, ठीक है ना, अभी आ जाए, अभी मतलब ये काम अभी करना है, ये काम मुझे अभी करना है। शीघ्र आ जाए, शीघ्र, ये काम मुझे जल्दी करना है ना। सदा आ जाए, हमेशा आ जाए। ये सारी चीजें भैया आपको ये क्रिया विशेषण के अंदर आएगी, कालवाचक क्रिया विशेषण के अंदर, क्योंकि ये किसी न किसी कार्य का समय आपको बताएंगे। जैसे मैं आज जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा, मैं सुबह घूमता हूँ, है ना, शाम को मैं दूध लेने जाता हूँ, मैं दोपहर में मैं खाना खाता हूँ, तो ये दोपहर समय हो गया। रात में सो जाता हूँ, प्रतिदिन मैं घूमने जाता हूँ, मैंने अभी खाना खाया है, तो ये समय हो गया। मुझे शीघ्र जाना है, ये समय हो गया। मैं हमेशा या सदा
सत्य बोलता हूँ, ये समय हो गया। तो इस प्रकार का यदि कोई भी शब्द आपके सामने यदि किसी भी प्रकार से आपको आता है और वो क्रिया के समय के बारे में, क्रिया के समय का आपको बोध कराता है, तो भैया वो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। और कालवाचक क्रिया विशेषण आसानी से आपको यहाँ पर समझ में आ गया है। दूसरा जो है आप अपन पढ़ेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये आपको देखिए, नाम से आप हर चीज को थोड़ा थोड़ा याद करके रखें कि नाम ये क्या है, तो नाम के अकॉर्डिंग ही हमारा वो काम करेगा, डेफिनेशन भी उसके अकॉर्डिंग ही आपकी बनेगी। यहाँ पर हम लिखेंगे स्थान। ये देखिए आपको यहाँ पर स्थान, ये वाचक हमारा पहले सही है। स्थान का मतलब कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर क्रिया संपन्न हो रही है, ऐसा कोई भी शब्द जो क्रिया के होने वाले स्थान का बोध आपको करा रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऐसा स्थान जहाँ पर क्रिया संपन्न हो रही है। तो आप इसमें देखिए जैसे जैसे शब्द कैसे इसके अंदर आ सकते हैं, तो शब्द में देखिए जैसे अंदर है ना, बाहर, पास, दूर, ठीक है ना। एक आपका जैसे हो गया नीचे, दाएं, बाएं, आपकी ये हो गए दाएं बाएं। एक आपकी इधर उधर हो गई, इधर, एक आपका हो गया उधर, ठीक है ना। एक जो आपका हो गया सामने, ठीक है ना। एक चीज अपन को इसके अंदर ध्यान रखनी होती है कि यदि आपको ये दाएं बाएं, यदि ये डायरेक्ट आ जाता है, जैसे मैं दाएं बैठा हूं, मैं बाएं बैठा हूं, तो ठीक है। लेकिन यदि ये आपको संबंध के रूप में आ जाए कि मैं मोहन के दाएं बैठा हूं, तो फिर कालवाचक वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं होगा। मतलब यदि आपसे क्रिया विशेषण पूछता है तो ये हो जाएगा, लेकिन अव्यय यदि आपसे पूछता है तो वो संबंध बोधक अव्यय के अंदर चला जाता है। के लगने पर, का के की लगने पर आपका ये चेंज हो जाता है। ये अपने दिमाग में आपको बिठा के रखना है। जैसे कोई कार्य अंदर, जैसे मैं अंदर पढ़ाई कर रहा हूँ, तो अंदर बैठकर मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये अंदर क्या हो गया, स्थान हो गया, है ना। मैं बाहर बैठा हूँ, बाहर खाना खा रहा हूं, तो ये स्थान हो गया, ठीक है ना। मेरे पास आओ, मेरे पास बैठ जाओ, ये हो गया, है ना। मुझसे दूर जाओ, ये मैंने कह दिया कि मुझसे दूर जाओ, इस स्थान से आप दूर चले जाओ, है ना। ये नीचे, टेबल के नीचे बॉल रखी है, टेबल के नीचे बिल्ली बैठी है, तो ये टेबल के नीचे हो गया। ये ऊपर भी आ जाए, नीचे हो गया। ये दाएं बाएं, इधर उधर, ये सारी चीजें आपको, यदि के काके की शब्द से, यदि ये काके की संबंध बोधक से नहीं जुड़ते हैं, तो ये आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंदर आते हैं। ऐसे भी शब्द इसके अंदर आते हैं, जैसे कक्षा में बच्चे बैठे हैं, है ना, उधर अंधेरे में मत जाइए, उधर कीचड़ में मत जाइए, तो कीचड़ है, अंधेरा है, ऐसे शब्द भी आपके जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंदर आते हैं। तीसरा जो आपका क्रिया विशेषण है, तीसरा पढ़ेंगे अपन। तीसरा क्रिया विशेषण है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा से ये परीक्षा में को आता है। ये है आपका रीतिवाचक। रीति का मतलब होता है किसी भी चीज का ढंग, ठीक है ना, तरीका, उसकी शैली, ठीक है ना। ये इसका अर्थ होता है रीति का, ये इसका अर्थ होता है। रीति का मतलब जो कार्य आपका संपन्न हो रहा है, जो क्रिया आप कर रहे हैं, उस क्रिया का तरीका क्या है, वो क्रिया आप किस प्रकार कर रहे हैं, कौन से ढंग से कर रहे हैं, कौन से तरीके से कर रहे हैं, कौन सी शैली, है ना, ये क्रिया आप किस प्रकार कर रहे हैं, तो इसके लिए हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं। जैसे माना कि मैंने आपको एक बात कह दी कि मेरी बात सुनिए, तो इसमें मैंने बात सुनने के लिए आपको कहा है, मतलब क्रिया करने के लिए कहा है, लेकिन क्रिया को किस प्रकार करना है आपको, क्रिया आप कैसे करेंगे, ये मैंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन यदि मैं इसी बात को अलग प्रकार से आपको बोल दूं, जैसे ये बोल दूं कि भाई मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो जो मैंने लिखा है यहाँ पर कि मेरी बात ध्यान से
सुनिए या सुनो। अब मैंने यहाँ पर सुनना जो क्रिया है उसका एक मैंने तरीका बताया है ये कि भाई कैसे सुननी है, आपको ध्यान से सुनने। यदि आप क्रिया से प्रश्न पूछोगे कि कैसे, कोई पढ़ रहा है कैसे, कोई चल रहा है कैसे, कोई सुन रहा है कैसे, ठीक है ना, कोई बैठा है कैसे, खाना खा रहा है कैसे। तो यदि आपको ऐसा कुछ भी है, चल रहा है, जैसे मैंने दौड़ रहा है तो कैसे दौड़ रहा है, वो धीरे धीरे जा रहा है, वो तेज जा रहा है, ठीक है ना, वो तो ऐसे सारे शब्द आपके रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंदर आते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे आपका धीरे धीरे, है ना, तेज चल रहा है ना, सावधानी से चल रहा है, सावधानी से। अब सावधानी से की जगह सावधानी पूर्वक आ जाए, ध्यान पूर्वक आ जाए, है ना। अपन कहते हैं सोच समझ कर, अपन कहते हैं कि हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। आप सोच समझ कर बोलिए तो बोलिए, लेकिन कैसे बोलिए, सोच समझ कर बोलिए। तो यहाँ पर जो हमने बोला है सोच समझकर, वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंदर आता है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो है वो आपको क्रिया का तरीका बताएगा, क्रिया की रीति बताएगा कि ये क्रिया किस प्रकार आपकी हो रही है, और आप आसानी से इसको कैसे के द्वारा समझ सकते हो कि ये काम कैसे हो रहा है। अब अपन पढ़ेंगे नंबर 4, क्रिया विशेषण नंबर 4, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखिए हमने परिमाणवाचक विशेषण भी पढ़ा है और परिमाणवाचक हम क्रिया विशेषण भी पढ़ेंगे। आपको दोनों में अंतर मालूम होना चाहिए। परिमाणवाचक, ये दोनों में आपको अंतर मालूम होना चाहिए। परिमाण का मतलब होता है मापतोल, ये हमने वहां पर भी पढ़ा है, ये हमने विशेषण में भी पढ़ा है कि मापतोल जो होती है वो परिमाण को कहते हैं, और वाचक का मतलब बोध कराना, क्रिया। लेकिन आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि जो विशेषण होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, मतलब संज्ञा और सर्वनाम की मापतोल बताते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो क्रिया विशेषण है, तो ये क्रिया की मापतोल बताएंगे। अब भैया क्रिया जो है वो ऐसा तो नहीं कि भैया मुझे 2 किलो क्रिया हो रही है, 5 किलो क्रिया हो रही है, 2 लीटर हो रही है, 2 किलोमीटर हो रही है, तो ऐसे शब्द इसके अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसके अंदर आपको जैसे माना कि मैं अधिक सोता हूं, मैं अधिक सोता हूं, मैं थोड़ा सा खाता हूं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, सोना क्रिया है, यहाँ पर खाना क्रिया है, और ये सोने क्रिया की मात्रा है कि वो अधिक सोता है, ये खाने की क्रिया की मात्रा है कि वो खाता है, लेकिन कैसा खाता है, थोड़ा सा खाता है। वो कैसा खाता है आपका, थोड़ा सा खाता है। तो इसके अंदर आपको ऐसे शब्द आपको यूज होंगे। अब देखो जैसे इसमें आ जाता है मात्रा आ जाए, केवल आ जाए, है ना, जरा सा, जरा सा, जरा सा मतलब थोड़ा सा, थोड़ा सा है, तनिक, तनिक, है ना, एक उतना जितना भी इसी के अंदर आपका आएगा, उतना जितना। अपन कह देते हैं भाई मैं तो उतना ही खाऊंगा जितना उसने खाया है, तो ये भी एक मात्रा हो गई, परिमाण हो गया किसका, क्रिया का, खाने क्रिया का परिमाण हो गया, मात्रा हो गई कि भाई वो उतना खाएगा जितना उसने खाया है। तो ये आपके क्रिया विशेषण के 4 प्रकार जो है होते हैं। चारों प्रकार जो है हमने अच्छे प्रकार से आपके पढ़ लिए हैं, और चारों प्रकार जो है आप अच्छे ढंग से पढ़िए। और इसके अलावा जो आपके क्रिया विशेषण होते हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। अव्यय जो होते हैं, अन्य अव्यय को भी हम, अन्य अव्ययों को भी हम पढ़ेंगे। ये तो क्रिया विशेषण का आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले अव्यय या और अव्यय कौन कौन से हैं ये भी अपन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए नंबर दूसरा अव्यय होता है आपका संबंध बोधक अव्यय। दूसरा अव्यय होता है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय जो होते हैं आपके, ये संज्ञा सर्वनाम के साथ, आपकी किसके साथ आएंगे, संज्ञा सर्वनाम के साथ, संज्ञा या सर्वनाम के साथ
ये क्रिया का संबंध बताते हैं, क्रिया का संबंध बताते हैं, क्रिया का संबंध बताते हैं। ये आपके जो संबंध बोधक शब्द होते हैं, जैसे माना कि आप एक तरीके से मानो कि यदि हम किसी को कोई एड्रेस बता रहे हैं हमारे घर का, तो हम एक कोई मुख्य पॉइंट जो होता है जिसको सब लोग जानते हैं, तो उस मुख्य पॉइंट को हम उस व्यक्ति को बता देते हैं कि भैया आप हॉस्पिटल को जानते हो? कि हाँ हॉस्पिटल को जानता हूँ। तो भैया हॉस्पिटल के पीछे मेरा घर है, हॉस्पिटल के सामने मेरा घर है, या हॉस्पिटल के दाएं आ जाना, हॉस्पिटल के बाएं आ जाना, हॉस्पिटल के सामने वाले रास्ते में आ जाना, या मेरा घर और हॉस्पिटल दोनों आमने सामने। यदि ऐसे शब्दों का मैं कभी भी यूज करता हूं तो भैया ये जो क्रिया है, ये क्रिया के साथ में संज्ञा सर्वनाम का जो संबंध है, ये संबंध बोधक अव्यय आपको बताते हैं। और इसमें कौन कौन सी चीज आती है ये आपके सामने यहाँ पर बता देते हैं। जैसे की ओर, है ना, के सामने, के सामने, के इधर, ठीक है ना, के उधर, के मध्य, के दाएं, के वाएं। ये ऐसे शब्द यदि आपको ऐसे शब्द यदि आपको कहीं पर भी आते हैं तो ये भैया आपकी जो क्रिया है उसका संज्ञा सर्वनाम के साथ में आपका संबंध ये बताते हैं। तो इनको अपन को याद रखना है संबंध वाचक, संबंध बोधक अव्यय के लिए। अगला जो है आपका तीसरा अव्यय जो है वो है समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा अव्यय जो है आपका वो है समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए समुच्चय बोधक अव्यय के अंदर क्या होता है। अगला है आपका समुच्चय। नंबर 3, समुच्चय का मतलब होता है आपका जोड़ना। समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना। इन समुच्चय बोधक अव्यय को हम क्या कहते हैं? योजक अव्यय भी बोलते हैं, योजक भी बोलते हैं। योजक का मतलब क्या होता है? जोड़ना। संयोजक शब्दों का मतलब क्या होता है? जो शब्दों को, वाक्यों को जोड़ते हैं। इसमें देखिए आपको 4 चीज ध्यान में रखनी है। एक आपका शब्द, ठीक है ना, एक आपका शब्दांश, एक आपका वाक्य, एक आपका वाक्यांश, ठीक है ना। ये 4 चीज आपकी एक वाक्य के अंदर होती है या वाक्य होता है। तो इन चारों को यदि आपस में जोड़ना हो, 2 शब्दों को जोड़ना हो, 2 से अधिक शब्दों को जोड़ना हो, 2 शब्द के अंशों को जोड़ना हो, 2 वाक्यों को जोड़ना हो, 2 वाक्य के अंशों को जोड़ना हो, यदि आपको किसी भी प्रकार से ये सारी चीजें जोड़नी हो तो हम समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं। इसमें जैसे कौन कौन से शब्द आपको यूज आते हैं, जैसे यदि अपन और, तथा, एवं, वे, है ना, लेकिन, किंतु, परंतु, है ना, क्योंकि, इसलिए आदि। ऐसे शब्द आप आराम से ढूंढ सकते हैं, जो आप आराम से इनको पहचान सकते हैं कि जो 2 या 2 से अधिक शब्दों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, या 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं, शब्दांशों को जोड़ते हैं या वाक्यों को जोड़ते हैं। आपको ध्यान रखना है ये समुच्चय बोधक शब्द हैं, या इनको योजक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। इनको आप संयोजक शब्द भी बोल सकते हो। और ये वाक्यों के अंदर काम में आते हैं। जो मैंने आपको वाक्य का जो टॉपिक आपको पढ़ा दिया है, उसमें जो आपके संयुक्त वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य को जोड़ने का काम इनका ही होता है, संयोजक शब्दों का ही होता है। जबकि संबंध बोधक अव्यय जो होते हैं वो मिश्र वाक्यों को जोड़ते हैं। नंबर 4 जो है आपके अव्यय, नंबर 4 अव्यय अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा हमें फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी वीडियो आपकी जो है वो लंबी हो जाएगी, इसलिए अपन थोड़ा फास्ट चलेंगे। यहाँ पर आ गया आपका विस्मय बोधक।
विस्मय बोधक नंबर 4। विस्मय बोधक जो है हमने पहले सेंटेंस पढ़े हैं, वाक्य पढ़े हैं, तो वहां से ही अपन को ये सारी चीजें देख लेनी है कि इसमें 4 चीजें आती हैं। हर्ष आता है, शोक आता है, घृणा आता है और आश्चर्य आता है। ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है और सीधी सी इसकी पहचान है कि इसका जो भी आपका ऐसा शब्द होगा, विस्मय बोधक शब्द होगा, उस शब्द के पीछे आपका विस्मय बोधक चिन्ह लगा होगा, तो ये विस्मय बोधक अव्यय आपका होता है। जैसे वाह, है ना, ओ, ठीक है। ये ऐसे शब्द यदि आपको कोई भी आते हैं तो आप आराम से उनको विस्मय बोधक अव्यय कर सकते हैं। और आपको तो ये चिन्ह पर ध्यान देना है। विस्मय बोधक शब्द जो होते हैं, शब्द के बाद ही विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। इसमें बाकी से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, ये शब्द के तुरंत बाद लगता है। तो ये आपके विस्मय बोधक अव्यय होते हैं। एक यदि आप देखें तो एक नंबर 5 पर एक निपात और होते हैं। एक क्या होते हैं? निपात। ये जो निपात है ये आपके क्या करते हैं? ये क्या करते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण इनके साथ लग के उनके अर्थ में एक विशेष प्रकार से उसको बल देते हैं, उसको शक्ति देते हैं, उसको एक पावर देते हैं। जैसे माना कि मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि मोहन बाजार गया। एक मैंने सेंटेंस लिखा कि मोहन बाजार गया। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा निपात के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं कि ये मोहन बाजार गया, मैंने इसके अंदर निपात नहीं है अभी, लेकिन मैंने इसमें निपात डाल दिया। एक मैंने लिखा कि मोहन ही बाजार गया, मोहन ही बाजार गया। अब देखिए मैंने ये जो निपात लगाया है, मैंने अभी आपसे कहा था कि ये चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो, चाहे कुछ भी हो, ये निपात जो होते हैं ये लग के उस पर एक विशेष बल देते हैं, उसको एक पावर देते हैं। आप मैंने यहाँ पर लिखा मोहन बाजार गया। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि मोहन बाजार गया, उसके साथ कौन गया? उससे कोई लेना देना नहीं, गया कि नहीं गया उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पर मोहन ही बाजार गया, मोहन ही बाजार गया, मतलब इसका यह है कि मोहन ही मतलब केवल मोहन बाजार गया है और कोई बाजार नहीं गया है, केवल मोहन ही बाजार गया है, यहां पर है। लेकिन यदि मैं देखो ही के स्थान पर मैंने यहां पर लगा दिया भी, कि मोहन भी बाजार गया, मोहन भी बाजार गया। अब देखो यहां पर भी है। अब इस ही और भी में क्या अंतर है? ही का मतलब है केवल मोहन और भी का मतलब है कि मोहन के साथ में और भी थे, लेकिन मोहन भी बाजार गया, मतलब मोहन भी गया था और उसके साथ जो और थे वो भी गए थे। इसमें आपके देखिए ही आता है, भी आता है, तक आता है, तो आता है, मत आता है, ने आता है, क्या आता है, जी नहीं आता है ना। ऐसे शब्द इसके अंदर जो है निपात के अंदर पाए जाते हैं और इनको हम हिंदी के अंदर निपात कहते हैं। ये आपके पूरे अव्यय हैं, वो मैंने बहुत ही जल्दी में बहुत शॉर्ट के अंदर आपको ये अव्यय मैंने पूरे कंप्लीट आपके करा दिए हैं। तो आप इसके अंदर पूरी जो चीजें हैं वीडियो को पूरा देखना और पूरा देखने के बाद में मुझे लगता है कि आपका ये कंसेप्ट जो है अव्यय का, अविकारी शब्दों का, ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप अधिक से अधिक एग्जाम्पल करें जितना हो सके। यदि आपको अपना कंपटीशन जो है वो पास करना है, अपना कंपटीशन में आपको सफल होना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ें और जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल 100% सही है। आप किसी भी पुस्तक को, किसी भी चीजों को आप बदले नहीं। हम क्या करते हैं कि ज्यादातर के ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, सारी किताबें हमने ढेर बना रखा है, तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल ही नहीं करें। आप सबसे बढ़िया चीज है कि आप जो चीज आपके पास है, जो मैटर आपके पास है, जो मैटर आपने डिसाइड कर रखा है पहले से कि भाई मुझे ये पढ़ना है, तो आप वही पढ़ें। ये सारी चीजें वही हैं, आप वही लगातार पढ़ते जाइए, उसी को दोबारा पढ़िए, उसी को तिबारा पढ़िए, उसको रिवाइज करिए, उसको सारी चीजों को आप पढ़ते जाइए।
ठीक है। हम नई और भी जो टॉपिक है आपके और टॉपिक के साथ में एक नई वीडियो के साथ में फिर हम आपको मिलेंगे, और जल्दी ही हम एक मैथ का संख्या पद्धति की हमारे पास में बच्चों की जो है मांग आ रही है, तो संख्या पद्धति का भी मैं एक वीडियो आपको 1-2 दिन में ही पहुंचाऊंगा, और 1-2 दिन में आपको हम संख्या पद्धति से भी अवगत करवा देंगे। आप सब हमारा वीडियो देखिए, और आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ आप हमारा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, दूसरे लोगों से भी करवाइए, दूसरे लोगों को शेयर करिए। आपका इसमें कुछ नहीं जा रहा है। आपके यदि आपने किसी वीडियो को मैंने आप तक पहुंचाया तो आपको यदि उससे कुछ लाभ प्राप्त हुआ तो मुझे उसका फायदा मिला, ठीक है। यदि उस वीडियो को आप किसी दूसरे बच्चे को पहुंचाते हैं, यदि उस बच्चे को बेचारे को उसके कोई लाभ होता है तो उसका पुण्य भी आपको ही लगेगा, क्योंकि वो आप उसके माध्यम से, आपने अपने माध्यम से उसको ये चीज पहुंचाई, तो आप दूसरों तक भी हमारी इस वीडियो को पहुंचाएं। और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सफल हों अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य में, और आप बराबर पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। किसी प्रकार का कोई प्रेशर, कोई दिमाग पर कोई लोड नहीं, कोई दबाव नहीं, बिल्कुल मस्त होकर आप पढ़ाई करें तो आपका जो लक्ष्य है वो जरूर आप तक पहुंचेगा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।